जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैनेजमेंट साइंस में एक चीज होती है जिसको केस स्टडी कहते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज ऐसी होती हैं जो समाज को कुछ सीखने का मौका देती हैं। जैसे आपको याद होगा कि निरमा वॉशिंग पाउडर बड़ा फेमस पाउडर हुआ था, कैसे चढ़ा था, कैसे छा गया था और कैसे खत्म हो गया। आजकल घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जो बहुत तेजी से चढ़ रहा है। तो हर चीज का एक उफान का टाइम होता है, चढ़ने का टाइम होता है और उतरने का टाइम होता है, और ये जीवन चक्र है, ये सबके साथ होता है। मैनेजमेंट साइंस में इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी व्यक्ति है, वो 4 स्टेजेस में चलता है। पहले वो इनिशियल स्टेज होती है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई नया बच्चा पैदा होता है, तो वो उसकी इनिशियल स्टेज होती है, जब वो चलना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल अनजान, अबोध होता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ पीरियड आती है, जब उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें समझ आती है। उसके बाद उसकी मैच्योरिटी आती है। कुछ लोगों में मैच्योरिटी आती है, कुछ लोगों में नहीं आती। और उसके बाद उसका डिक्लाइन पीरियड होता है। ये मैनेजमेंट साइंस का सिद्धांत है। जैसे मनुष्य में अगर आप देखें तो बच्चा पैदा होता है, इसीलिए कहा गया है कि 25 साल की उम्र तक उसका बाल्यकाल होता है, 25 से 50 उसका गृहस्थ आश्रम होता है, 50 से 75 तक उसका वानप्रस्थ होता है, और उसके बाद उसका संन्यास होता है। नई कोपलें आती हैं पेड़ों के अंदर, हरी हरी पत्तियां आती हैं, धीरे धीरे वो पत्तियां बड़ी होती हैं और फिर सूख जाती हैं, फिर गिर जाती हैं। ये जीवन का चक्र है। अब सवाल उठता है कि अच्छा, इसमें केस स्टडीज हैं, बहुत सारी केस स्टडीज हैं, कैसे लोग राइज करते हैं और कैसे उनका अचानक राइज जो है वो गिरता है। और इसको हम लोग मैनेजमेंट साइंस में केस स्टडीज की तरह बच्चों को समझाने के लिए कि कैसे परिस्थितियों के कारण या अपनी नीतियों के कारण कोई प्रोडक्ट, कोई व्यक्ति चढ़ता है और गिरता है, और जो गिरने की गति है उसको कम किया जा सकता है अगर आप उसको बुद्धिमानी से करें। चढ़ने की गति को बढ़ाया जा सकता है अगर आप बुद्धिमानी से काम करें। और आप जानते हैं, देखिए, एक ही चीज में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। कई प्रोडक्ट जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, कई नहीं होते। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि एक बाजार में दो भाइयों की बगल बगल दुकान है। एक दुकान बहुत ज्यादा चलती है, एक दुकान बिल्कुल नहीं चलती। एक दुकान में हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती है, दूसरे में बिल्कुल नहीं रहती। दोनों भाई हैं, एक ही पिता की संतान है, बगल बगल दुकानें हैं, लोकेशन का भी कोई अंतर नहीं है, प्रोडक्ट भी दोनों को एक है, लेकिन एक चलता है, एक नहीं चलता है। तो ये सब केस स्टडी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा होता क्यों, ये फिनोमेना क्या है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दी पृष्ठभूमि। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आज के तारीख में एक केस स्टडी थी जो कि गांधी जी की केस स्टडी थी। गांधी जी ने कैसे पहचाना कि भारत को कैसे जगाया जा सकता है, अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराया जा सकता है। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेजों के पास बंदूक है, ताकत है, पैसा है, और भारतीयों को भी उन्होंने गुलाम बना रखा है, और भारतीयों में गुलामी की मानसिकता है। उन्होंने हमारे ही लोगों से हमारे लोगों को मरवाया था। और वो समय वो था जब सोशल मीडिया भी नहीं होता था, अखबार भी बड़े कम हुआ करते थे, लोग अनपढ़ थे, साक्षरता भी नहीं थी, और उनके पास कोई आर्थिक विकास भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज उनका शोषण करते थे। तो एक स्टडी के रूप में गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया, अहिंसात्मक आंदोलन, एक मजबूत विरोधी को देश छोड़ने पे मजबूर किया। एक केस स्टडी वो हुई। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की केस स्टडी हुई। 9 साल जेल में रहे, अपने शानो शौकत के जीवन को छोड़ा, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, देश को एक दिशा दी, देश के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक केस स्टडी वो थी। एक सावरकर जी की केस स्टडी है, एक गोडसे की केस स्टडी है। सबकी केस स्टडीज हैं। आप जिस प्रकार से उसका अध्ययन करें और देखें और उसका विश्लेषण करें और अपने जीवन में उनसे लर्न, नेपोलियन बोनापार्ट की देखें, हिटलर की देखें, मुसोलिनी की देखें,
माओ से तुंग के देखें, जॉन इब्राहिम की देखें, जॉर्ज इब्राहिम की देखें, सबकी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों के जीवन काल से आप सीख सकते हैं कि कैसे उनकी उन्नति होती है, कैसे उनकी अवनति होती है। इंदिरा जी का भी अपना एक समय था, राजीव गांधी का भी एक समय था, वीपी सिंह का भी एक समय था, मोरारजी भाई का भी एक समय था, मनमोहन सिंह का भी एक समय था, अटल जी का भी समय था, और अब मोदी जी का समय। सबका उत्थान हुआ और सबकी अवनति हुई। ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा कोई टॉप में रहा हो, हमेशा कोई बॉटम में रहा हो। और इसको शेयर मार्केट से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखते हैं एक रेंज में मार्केट चलता है। जब बहुत ज्यादा गिर जाता है तो उठने लगता है, जब बहुत ज्यादा चढ़ जाता है तो गिरने लगता है, एक रेंज में चलता है। अब ये रेंज बदलती रहती है, कभी ये इंक्लाइनिंग ट्रेंड होती है, कभी वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड होती है। अब सवाल यह है, अब इसको लाते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि में। आपने देखा राजनीतिक पृष्ठभूमि में जहां अटल बिहारी वाजपेयी एक काफी हद तक सर्वमान्य नेता थे, और जब वो 2004 का चुनाव उन्होंने प्रिपोन किया था, मौके से समय से पहले करा दिया था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद महाजन जैसे लोगों ने उनको बताया था कि आपकी इतनी ज्यादा हवा है कि आप जीत जाएंगे, अगर आप प्रिपोन करा देंगे, लेट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और उन्होंने इलेक्शन को जल्दी करा दिया। लेकिन जब अटल जी बाहर निकले, उन्हें समझ में आ गया कि चुनाव वो हार रही है। अटल जी को ही पता था, जो उन्होंने अपने कुछ मित्रों को केवल बताया था, ये सारी चीजें सार्वजनिक रूप से तो बताई नहीं जाती, और वो हार गए। मनमोहन सिंह जीते, और फिर 2009 में मनमोहन सिंह फिर जीते। 2014 के पहले अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल सब आंदोलन हुए, आरएसएस, ये वो, मुरारजी, ये अपने मोदी जी ने कुछ अपने वादे किए, और 2014, 19 और 24 में, 19, 14 और 19 में तो अपनी सरकार बनी, 2024 में बैसाखियों की सरकार बनी। बहुत लोगों की आपने उन्नति, आपने वेस्ट बंगाल के अंदर देखा कैसे कम्युनिस्टों का इतने 30 साल से ज्यादा का शासन रहा, और कैसे वो बिल्कुल खत्म हो गए, उनके पास एक भी सीट नहीं बची। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती का बहन, मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनते देखा, और आज के तारीख में केवल एक विधायक और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हुए नहीं देखा। तमिलनाडु में आपने डीएमके और एआईडीएमके के बीच में देखा। ये हर जगह आप देखते हैं लोगों की उन्नति और लोगों की अवनति। अब राहुल गांधी के बारे में केस स्टडी करते हैं। राहुल गांधी के जीवन में क्या चुनौतियां आई, उनके पास क्या अपने ही परिवार के अंदर आदर्श थे, उन आदर्शों से कैसे उन्होंने सीखा, और कैसे एक बड़े प्रतिकूल समय को एक अनुकूल समय में तो जोड़ा और उसको मोड़ा। भाई ये सब जानते हैं कि जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, वो गांधी परिवार को बदनाम करने की थी। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करना, जो 60 साल पहले मर गए, इंदिरा जी की बात करना, राजीव गांधी की बात करना, गांधी जी को बदनाम करना। चाहे वैसे विदेशी अतिथियों को गांधी जी की समाधि में ले जाना, लेकिन बाकी गोडसे का अंदर, देश के अंदर गान करना और गांधी जी को गाली देना, बाद में क्योंकि मजबूरी थी, विदेश के अंदर तो गांधी जी को ही लोग जानते हैं, इसलिए अलग दो मुखौटे। और आपने देखा था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, उसके बाद इंदिरा जी को उन्होंने अपने जीवन काल में मंत्री नहीं बनाया था, राजनीति में उनको आगे नहीं बढ़ाया था। अगले प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, जब लाल बहादुर शास्त्री बन गए और ताशकंद समझौते के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो अचानक कांग्रेसियों ने निर्णय लिया कि इंदिरा जी को आगे बढ़ाया जाए। इंदिरा जी बनी, लेकिन जब इंदिरा जी बनी तो उनको यह कहा गया कि ये गूंगी गुड़िया है। जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे, उनको गूंगी गुड़िया की संज्ञा दी गई। अच्छा, सारे जो दिग्गज थे कांग्रेस के, बड़े बड़े, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, गुजरात के, एस.के. पाटिल हों, निजलिंगप्पा हों, सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। सारे बड़े नेता एक तरफ और इंदिरा जी एक तरफ। अब उस अवसर को एक अध्ययन करने वाली चीज थी इंदिरा जी ने, क्योंकि उनके सितारे बिल्कुल डूबे हुए थे। एक अवसर था जनता के सामने एक विकल्प देने का, और अपने को एक गूंगी गुड़िया से एक नेत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का उन्होंने किया। और उसके बाद आप जानते हैं इंदिरा जी की कैसे
हवा चली और लोग इंदिरा जी को पूजा करने लगे और बाकी लोगों को भूल गए। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो खत्म हो गए और इंदिरा जी चमक गई। अच्छा, जब इंदिरा जी की हत्या हुई उसके बाद फिर एक वैक्यूम आया, और आप जानते हैं राजीव गांधी तो एक पायलट थे, उनको तो राजनीति में कोई लेना देना नहीं था। संजय गांधी को था, लेकिन उनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। तो राजीव गांधी भी बाई फोर्स राजनीति में आए। अच्छा, उनको मिस्टर क्लीन की इमेज दी गई, लोगों ने कहा मिस्टर क्लीन है ये। लेकिन उन्हीं के मंत्री ने जिस प्रकार से प्रचार किया उनको छोड़ा और कहा कि स्विस बैंक के अंदर और बोफोर्स ये वो करके कि स्विस बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास है। और मानी बात है कि जनता ने उसमें इसलिए विश्वास किया कि जो आदमी राजीव गांधी का सबसे खासम खास था वो ये बात कह रहा है, लोगों ने मान लिया और राजीव गांधी को खत्म कर दिया। फिर आपने देखा एक परिवर्तन का काल आया। अच्छा, जब 2004 में कांग्रेस जीती, मतलब यूपीए जीता, उस समय भी सोनिया गांधी को अवसर मिला था प्रधानमंत्री बनने का, वो खुद नहीं बनी, ना राहुल गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया। वहां भी उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल रहे। अब राहुल गांधी पे सारा अटैक था, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे अटैक था, इंदिरा जी पे अटैक था, राजीव गांधी पे अटैक था, राहुल गांधी पे अटैक था, पूरे गांधी परिवार और महात्मा गांधी पे अटैक था। और एक पूंजीपतियों के सहयोग से कराया गया एक सोशल मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर, गोदी मीडिया के माध्यम से ये राहुल गांधी पप्पू है। और झूठी मूठी खबरें, कहा मोदी जी ने आलू से सोना बनेगा, वीडियो एडिट करके राहुल गांधी पे जोड़ दिया गया। इधर उधर की कट वीडियो कर करके राहुल गांधी को बदनाम किया गया। लोगों ने मान भी लिया क्योंकि लोग जो देखते हैं उसी को मानते हैं। और राहुल गांधी की जो डिक्लाइन थी वो शुरू हो गई, उनकी इमेज बिल्कुल शैटर हो गई जब कभी मंत्री नहीं बने वो। लेकिन जैसे सोनिया गांधी बाई फोर्स पॉलिटिक्स में आई थी, वैसे राहुल गांधी बाई फोर्स पॉलिटिक्स में आ गए। अब ये समय बड़ा प्रतिकूल समय था, क्योंकि मोदी जी ने अपनी स्टाइल में जो होता है तानाशाही में, उन्होंने सारे संवैधानिक संस्थाओं को अपने आगोश में ले लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, चल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई, जनता भी उनको मानने लगी कि भाई ये तो हार रहे हैं बार बार, ये तो लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं। अंदर से भी विद्रोह के चिंगारी निकलने लगी, लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। गुलाम नबी आजाद, अशोक चौहान, जितिन प्रसाद, अमरिंदर सिंह, मतलब सारे लोग। अब ये एक, अच्छा, राहुल गांधी ने उस समय जो स्टेटमेंट दिया लोगों ने उसको भी नहीं समझा। उन्होंने कहा जिसे छोड़ना है छोड़ दे, जो अपनी विचारधारा और अपने उससे गांधी से गोडसे की तरफ जा सकता है वो बेहतर है छोड़ दे। लोगों ने छोड़ा, लेकिन जो बच गए वो मानीवादी संघर्षकाली थे, परेशानियां झेल रहे थे, ईडी सीबीआई को झेल रहे थे, लेकिन क्लीनिंग हो गई कांग्रेस की। अच्छा, जब बिल्कुल मोदी जी की चरम सीमा पर एक्सेप्टेंस चली गई, पॉपुलैरिटी चली गई, वो तो अपने ग्रोथ की अल्टीमेट में थे और ये अपने डिक्लाइन की अल्टीमेट पे थे। उस समय राहुल गांधी ने, अब उनके पास मौका क्या था, या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखें, या इंदिरा जी से सीखें, या राजीव गांधी से सीखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो इमेज थी एक ऐसे व्यक्ति की जो स्टेट्समैन है, जो देश के भविष्य के बारे में सोचता है, जो देश के लिए संघर्ष जिसने किया था, आजादी के लिए 9 साल जेल में रहा था, एक वो आदर्श था जो करीब करीब राजीव गांधी में भी वही था। लेकिन इंदिरा जी जिन्हें गूंगी गुड़िया कहा गया था, उनके अंदर एक तेज था। लोग कहते थे कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि है। लेकिन राहुल गांधी ने जब अवसर देखा कि जब मोदी जी का बिल्कुल पीक है, जिसके बाद गिरना ही निश्चय, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं से समझौता हो के राजनीति और लोकतंत्र और संविधान के ऊपर आक्रमण हो रहा है, और जो उनका अपना वोट बैंक था दलित ब्राह्मणों का और मुसलमानों का, उस पर केंद्रित करना, और साथ में सामाजिक न्याय और मंडल कमीशन की बात जिसको पहले कांग्रेस अपोज करती थी, उस पर फॉल बैक किया उन्होंने। और संविधान बचाओ के नाम पर आप जानते हैं 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 400 पार का नारा लगा रही थी, 240 पे रुक गई। और जब ये चुनाव आयोग की कलई खुलनी शुरू हुई और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच में
समझौते की चीजें परतें खुलनी शुरू हुई। तो अब बिहार के अंदर आप देख रहे हैं लाखों की जनता जैसे सड़क पे जुट रही है और राहुल गांधी को ऐसा उत्साह जो मैंने 1976-77 में जब जयप्रकाश के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा था नहीं देखा, इतना उत्साह नहीं देखा। और मोदी जी का इतना डिक्लाइन, स्टीप डिक्लाइन नहीं देखा और राहुल गांधी के पॉपुलैरिटी में इतना स्टीप इंक्लाइन नहीं देखा। मतलब मोदी जी की पॉपुलैरिटी गिरते हुए इतनी तेजी से नहीं देखी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ती हुए नहीं देखी। तो राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की रणनीति को नहीं अपनाया, उन्होंने इंदिरा जी की रणनीति को अपनाया। आप जानते हैं 1980 में जब कांग्रेस जीती, 3 साल के अंदर 77 की सरकार मोरारजी भाई की गिर गई, वो बेलछी गई थी, हाथी पे चढ़ गई थी क्योंकि पानी बरसा था और कीचड़ बहुत ज्यादा थी और बिल्कुल देश के दलितों ने सोच लिया था ये हमारी नेता हैं और हाथों हाथ लिया था और कांग्रेस को जिताया था। वही रणनीति राहुल गांधी ने अपनी दादी से सीखी, पिता और परनाना से नहीं। और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी हवा बिहार के अंदर बदल गई है, न केवल बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर हवा बदल गई। अब कितना भी चुनाव आयोग उसमें बचाने की कोशिश करे, जितना भी अनुराग सिंह ठाकुर और किरण रिजिजू कर रहे हैं कि डिक्लाइन मोदी जी का गिर जाए और राहुल गांधी जी का इंक्लाइन बढ़ जाए, अब मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस ये लगता है ये क्रॉसओवर हो गया है, डिक्लाइन और इंक्लाइन का कट्टम कट्टा हो गया है, क्रॉसओवर हो गया है। अब इसके बाद मोदी जी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को गिराना असंभव हो गया है। जनता अब बिहार के अंदर, जैसे हरियाणा के अंदर भी हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ था, लेकिन उस समय चुनाव आयोग पे इतनी बारीक नजर नहीं थी अपोजिशन की। पूरा देश का अपोजिशन यूनाइट हो गया है और देश की जनता भी उनके साथ यूनाइट हो गई है। तो राहुल गांधी ने जो रणनीति अपनाई है, अब आप देखेंगे मोदी जी का पराभव और राहुल गांधी का उतार नहीं बल्कि चढ़ाव। जहां डिक्लाइन पे थे अब वो चढ़ाव पे होंगे। और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, ये केस स्टडी के निष्कर्ष के रूप में मैं बता रहा हूं, होगा या नहीं होगा इस समय बताएगा, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड मिल रहा है, जिस राहुल गांधी के बारे में भारत जोड़ो यात्रा के पहले कोई बात करने को तैयार नहीं था, अचानक उसमें पॉपुलैरिटी उछाल आया था। और इस बार जो वोट चोरी का मुद्दा उठा है, इसमें उसमें अभूतपूर्व उछाल आया है और मोदी जी की पॉपुलैरिटी में अभूतपूर्व गिरावट आई है। तो यह परिवर्तन एक केस स्टडी है जिसका अध्ययन सबको करना चाहिए और आपको पता चल जाएगा बिहार इलेक्शन के बाद कि चुनाव आयोग हेराफेरी कराने में सफल हुआ या देश की जनता अपने संवैधानिक अधिकारों को पाने में सफल हुई। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।